नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट के रूप में नेट परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पूरी सीरीज यह आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगी। आज हम दिसंबर 2007 का पेपर देखेंगे। 2004 से लेके वर्तमान तक जितने भी पेपर आपके किए गए, जितने भी पेपर आयोजित किए हैं, उन सभी के व्याख्या सहित हल और उनके कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में क्या परीक्षा में बदलाव आ रहा है, आपकी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, नेट परीक्षा है, उसके साथ साथ पीजीटी टीजीटी वाले विद्यार्थी भी इसे जरूर सॉल्व करें। और आप स्वयं जान जाएंगे कि जब आप पुराने पेपर जैसे आप पीजीटी के हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हैं, जब आप उनको मैच करेंगे तो जान जाएंगे कि ये सीरीज हम अपने चैनल पे क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है। अन्य बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। सबसे पहले अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे घर में एक छोटी सी गुड़िया है जो पेन चला देती है बुक्स पे। तो आज का पहला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। हम सभी जानते हैं जब हम एमए के स्तर पर आते हैं या उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए तब बढ़ते हैं तो हमारे सबसे फेमस बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिस लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। उस बुक की एक एक पंक्ति परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अभी तक नहीं पढ़ी है, अब पढ़ लीजिएगा। बहुत देर नहीं हुई है लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पुराने पेपर में डायरेक्ट प्रश्न, जितने भी पेपर आयोजित होते हैं उनमें वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। अब शुक्ल की बुक में शुरुआती एक दो पृष्ठ में ही आपको ये पंक्तियां मिल जाएंगी। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव या हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। ठीक है। हालांकि अन्य जो भाषाओं की जो पुस्तक है उनको आदिकाल में से उन्होंने हटा दिया, लेकिन अपभ्रंश का हम जानते हैं कि अपभ्रंश के से ही हिंदी साहित्य विकसित हुआ, हिंदी भाषा विकसित हुई है। तो थोड़ा थोड़ा जो अपभ्रंश के लेखक हैं उनको भी शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत, प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत लिया है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये प्रथम महाकवि हैं अपभ्रंश के। और शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। और प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। यहां पर नहीं लिखा है लेकिन पूछ लेते हैं, शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। आल्हा खंड किसने लिखा? तो आल्हा खंड जगनीक ने लिखा। आल्हा खंड किसने लिखा? जगनीक ने। जगनीक की रचना है परमाल रासो। उसमें आल्हा और ऊदल दो वीरों का वर्णन है। उसी पुस्तक में परमाल रासो में आल्हा खंड आता है। आल्हा खंड को उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में खूब गाया जाता है। यानी आल्हा खंड में जो गीत लिखे हैं वीरता के, जो आल्हा और ऊदल की वीरता के जो गीत लिखे हैं उनको खूब जो है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में खूब गाया जाता है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? मेरी दृष्टि से आप देखें तो यह प्रश्न गलत है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया था। नगेंद्र ने भी नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे कि मैम नगेंद्र की बुक हमने पढ़ी है और आप कह रहे हो नहीं, तो आप ध्यान से उसका मुख्य पृष्ठ देखिएगा। नगेंद्र ने संपादित किया है। नगेंद्र का जो पीएचडी थी, जो शोध कार्य था, वो रीतिकाल पर था। तो नगेंद्र ने इसके चारों कालों को अलग अलग लेखकों के साथ मिलकर इकट्ठा किया, संपादित किया है, लिखा तो नहीं है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी अनुवाद किया है। अब राम कुमार वर्मा ने लिखा है और बच्चन सिंह का तो आप सभी जानते हैं, आधुनिक काल इनका काफी फेमस रहा है, तो इन दोनों ने लिखा है। बाकी इस तरीके का प्रश्न नहीं आएगा, आएगा तो हम उसे चैलेंज करेंगे। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और से 13 लो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आ गए जीवन को धिक्कार। पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? अभी मैंने आपको अभी बताया कि परमाल रासो जो कि जगनीक का है, उसमें ये कहा गया है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे, जो कुत्ता है उसकी वो 12 वर्ष तक जीता है, और सियार जो होता है वो उसकी जीवनावधि 13 वर्ष की होती है, और जो क्षत्रिय है उनके जीवन की अवधि केवल 18 वर्ष है और उसके आगे वो जीता है तो धिक्कार। अब आप कहोगे कि मैम 18 वर्ष में ही, तो देखिए वो
युद्ध का काल था। आदिकाल की परिस्थितियां आप पढ़ेंगे तो वो युद्ध का काल था। वहां पर राजाओं को वीरता प्रदर्शित करनी थी। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों को लेके खूब बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती थी। जड़ जोड़ू जमीन, जो भी मौका मिलता था, किसी की राजकन्या का अपहरण या किसी भी कारण से खूब लड़ाइयां होती थी। तो ऐसे समय में, और एक राजा, बहुविवाह प्रणाली प्रचलित थी, एक राजा के खूब सारी रानियां होती थी, खूब सारे लड़के होते थे, तो क्या फर्क पड़ता था। ठीक है, ऐसा लग रहा है इसके कथन को पढ़ के 18 बरस लो क्षत्रिय जीवे आगे जीव, क्योंकि उस समय ऐसा महिलाएं, ये जो पुत्रों की ये जो आकांक्षा होती है ना समाज में कि पुत्र चाहिए, तो वो वहीं से बलवती होती आ रही है, क्योंकि युद्ध के लिए चाहिए होते थे पुत्र। ठीक है, तो बस अब ज्यादा इसमें तो आदिकाल की परिस्थितियों पर चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थान की बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी राजस्थान की बोलियां हैं। बुंदेली नहीं है, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, इधर की तरफ, उत्तर की तरफ आ गई, ये राजस्थान की नहीं है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो कर्म अर्ध तत्सम है ये, क्योंकि तत्सम में तो ऐसे आप लिखोगे ना, कर्म शायद आपको दिखने ऊपर र लगा के, ठीक है, तो इस तरीके से तो ये कर्म जो लिखा हुआ है ये अर्ध तत्सम है। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभाविक में है स्व और स्वागत में है सु, सुधन आगत, तो ये है सु। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अब यहीं पर आप लोग चकमक खा जाते हो, आप हमेशा रटते रहते हो। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826, है ना, जो पंडित जुगल किशोर शर्मा। लेकिन ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा पहला समाचार, ये कह रहा है कि पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। यहाँ उत्तर बदल जाएगा, इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधावर्षण। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हमेशा समाचार सुधावर्षण ही रहेगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड रहेगा, लेकिन उदंत मार्तंड साप्ताहिक था और दैनिक कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। अगर दैनिक और साप्ताहिक शब्द ना हो, पूछा जाए पहला समाचार पत्र, तो निसंदेह आप उदंत मार्तंड को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ दैनिक शब्द लगाए तो आप समाचार सुधावर्षण को ही टिक करेंगे। यही सही उत्तर है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जिहि चितवत एक बार। रसलीन किसकी पंक्तियां हैं? रसलीन की। रसलीन का ग्रंथ है अंग दर्पण, अभी केवीएस वाले पेपर में ये पूछा हुआ था। रसलीन का ग्रंथ है अंग दर्पण। अंग दर्पण में नायिका वर्णन करते हुए उन्होंने ये पंक्तियां की है। अमीय अर्थात आपका अमृत, हलाहल मदिरा, मद यानी नशे से भरे हुए, अमृत है ना, अमृत मादकता से भरे हुए, उसके श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत और श्याम रत्नों की तरह उसकी आंखें नायिका की चमक रही हैं। जो भी कोई एक बार उसे देख लेता है वह क्या करता है? जीता है, मरता है, ऐसा लगता है झुक झुक के उसके ऊपर गिर जाता है। मतलब झुक झुक के नायिका को कहते हैं ना, तेरा ध्यान कदर है पलट तेरा है। तो वैसे जिधर नायिका जिधर से निकल जाती है, लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि झुक झुक रहे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और झुक झुक के सिर्फ एक बार देख लेना चाहते हैं। या फिर जो एक बार देख लेना चाहता है ना, फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती, इतनी सुंदर नायिका के नेत्र हैं। तो ये रसयुक्त बात कौन कह रहा है? रसलीन। अब जब इतने रसीले नेत्र हैं, है ना, तो उनको देखकर सब लोग क्या हो जाते हैं? रस में लीन हो जाते हैं। ये ट्रिक है नए विद्यार्थियों के लिए। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी ने। हम सभी जानते हैं कि रीति काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए संस्कृत आचार्यों की परंपरा पर। तो देव, भूषण, पद्माकर ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। दो धाराएं विशेषता थी, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी ना तो रीतिबद्ध में आए और ना रीति मुक्त में रहे, इन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इनकी बिहारी सत्सई में उस समय की रीति काल की जो लिखने की परिपाटी है उसका पूर्णतः पालन हुआ है, इसीलिए ये रीति सिद्ध है। पालन तो हुआ है लेकिन अलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। और ये आपका NVS GSSB इन पेपर्स में पूछा हुआ प्रश्न है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम दास जी का है बरवे नायिका भेद। और एक और इनका पूछा जाता है मदनाष्टक। दोनों रचनाएं बहुतायत पूछी जाती हैं। वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं है? तो बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य,
रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं हैं। शंकराचार्य शैव मत के प्रवर्तक थे, शैव मत को मानने वाले थे, अद्वैतवाद इनका दर्शन था और इन्होंने भारतवर्ष में 4 बड़े बड़े शैव जो मठ हैं उनकी स्थापना की है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये तीनों हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने तो इनके कहने पर एमए के विद्यार्थियों के लिए भूमिका के रूप में, एक पुस्तक की भूमिका के रूप में एमए के विद्यार्थियों के लिए नहीं, पुस्तिका की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास, हिंदी साहित्य का विकास इस टॉपिक पे लिखा था। बाद में इसको बुक का रूप दिया गया था एमए वगैरह के पाठ्यक्रम के लिए। जब आवश्यकता हुई ना कि अब हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो कोई अच्छी बुक्स चाहिए, तब शुक्ल ने जो है इसको पूरा बुक के रूप में इनके अनुरोध पर लिखा। ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी बताया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, परिभाषा किसकी है? परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। लेकिन ये पूछ रहे हैं जन समूह के हृदय का विकास, तो बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि जन समूह के हृदय में कौन निवास करता है? बालकृष्ण। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। जन समूह हमारा भारत है, तो इसके हृदय में कौन रहेगा? बालकृष्ण रहते हैं ना। बड़े वाले कृष्ण से तो बहुतों को शिकायत हो सकती है, लेकिन छोटे वाले बालक कृष्ण से किसी को शिकायत नहीं है, वो सबके हृदय में रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? तो इसका सही उत्तर है रानी कमलावती का पश्चाताप। दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि प्रलय की छाया ये जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? प्रसाद। फिर पूछा जाता है कि निम्न रचनाओं में से कौन सी प्रसाद की है? तो वह प्रलय की छाया। 2-3 तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्योंकि बाकी रचनाएं जो हैं प्रसाद के नाटक खूब फेमस हुए हैं, तो वो पूछे जाते हैं और इसमें आप गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप सबने पद्मावत मूवी देखी होगी, रणवीर सिंह वाली, जिसमें अलाउद्दीन मिलता, तो वो देवगिरी की एक जो राजकुमारी होती है, वो शुरू में दिखाते हैं ना जब उसका, तो देवगिरी की राजकुमारी को वो जंजीरों में जकड़े रहता है। सीन याद आ गया? सीन से मैं इसलिए आपको जोड़ देती हूँ ताकि आपको पेपर में किसी भी तरीके से पूछे याद नहीं होगा। अगर हम इसको देख लेते हैं टीवी पे तो याद रहता है, इसीलिए जोड़ा। अब देखिए, गुजरात के बघेल राजा थे कर्ण, ठीक है, उनके ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अब स्वयं तो राजा कहीं जाता नहीं था, स्वयं तो जब जाता था जब विशेष कोई अभियान होता था। तो उलग और नुसरत उसके 2 सेनापति थे, उन्हें 1299 में गुजरात के राजा कर्ण जो बघेल राजा थे उनके ऊपर आक्रमण के लिए वो भेजता है। और क्या करता है कि इनकी पुत्री होती है देवल, है ना, और ये रानी कमलावती का पति कौन है? कर्ण, और इसकी पुत्री होती है देवल। देवगिरी के रामचंद्र देवी या जो भी है, इसको छोड़ देते हैं। तो वो जो होती है उसको कैद कर लिया जाता है। तब रानी कमलावती पश्चाताप करती है और इसी को प्रलय की छाया की विषय वस्तु बनाया गया है। अब यह जो कविता है, ये पूरा काव्य है बड़ा, तो ये सबसे पहले हंस पत्रिका में 1931 में प्रकाशित हुई और बाद में लहर में 1933 में ये पुनः प्रकाशित हुई और खूब इसने प्रसिद्धि उस समय पाई। तो दृश्य आपको याद रहेगा, देवल इनकी राजकुमारी थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी, मतलब भारतवर्ष की जितनी भी सुंदरियां थीं उस सबको किसी ना किसी तरीके से पा लेना चाहता था और इसीलिए युद्ध ही करता रहता था, कभी किसी कारण से, कभी साम्राज्य विस्तार के लिए और कभी किसी कारण से। खैर, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर यह तो 1989 में निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर विषाद मठ। यह भी रांगे राघव का 1946 में लिखा गया काफी फेमस उपन्यास है। देखिए, रांगे राघव की 2 रचनाएं रट लीजिए, 2 उपन्यास काफी फेमस है। एक है विषाद मठ 1946 वाला और एक है
कब तक पुकारूं, जो कि नट जीवन पर आधारित है। काफी पूछे जाते हैं, दोनों खूब पूछे जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, पीजीटी दीजिए, टीजीटी दीजिए, नेट दीजिए, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है पश्यंती। तो ये उपन्यास नहीं है। पश्यंती धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है जो 1969 में उन्होंने लिखा था। और अजय की डायरी भी नाम पे नहीं जाइएगा। अजय की डायरी क्या है? यह उपन्यास है जो डॉक्टर देवराज ने 1960 में लिखा था। डायरी समझ के ये ना लिखिए कि कितना सरल पूछा है, उपन्यास नहीं है। अजय की डायरी, डायरी लिख रहा है, ये उपन्यास नहीं है, नहीं। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज जो कि आलोचक हैं, उनका उपन्यास है, 1960 में उन्होंने लिखा है। ऐसे ही एक और बाणभट्ट की आत्मकथा, तो वो आत्मकथा नहीं है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नाम ऐसे रख देते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो कौन सी परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़े हैं, नेट के लिए अपनी परीक्षा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, और कौन से राज्य से आप जुड़ रहे हैं वो जरूर लिखें, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? बहुतायत ये रिपीट हुआ है नेट में। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की प्रथम किरण तक एक नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, उसकी पात्र है शीलवती। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे। वाजपेयी का फेमस और बार बार पूछे जाने वाला है। अब स्थापना और तर्क के 5 प्रश्न हैं। ये कविता वाला है या जो भी है, ये अलग से मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इसके नोट्स मैंने बना दिए, वहां से देख लीजिएगा। बाकी शुक्ल के निबंधों से खूब पूछा जाता है, गद्यांश और ये वहां मिल जाएगा। इसके नोट्स का लिंक दे दूंगी क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए काम के नहीं है, तो इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, अलग से नोट्स में से देखेंगे। आगे देख लेते हैं, कौन सा युग्म संगत है? तो विषाद मठ अमृतलाल नागर का नहीं, हमने तो अभी पढ़ा कि विषाद मठ तो रंगे राघव का है, 1946 वाला, पहला गलत हो गया। विश्वबाहु परशुराम, ये विश्वबाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री का ये नहीं है। अंतिम अरण्य को लिखा है, अंतिम अरण्य को लिखा है निर्मल वर्मा ने, ये उनका उपन्यास है, 2000 में ये लिखा गया था, ये सही है। और मैया दास की माड़ी, इसको भीष्म साहनी ने 1988 में लिखा था, मोहन राकेश ने नहीं लिखा था। तो कुल मिला के सही उत्तर है अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, 2000। तो अब तो अरण्य होता है जंगल, तो जंगल बचे ही नहीं, सब क्या हो गए? निर्मल हो गए। ठीक है, मतलब ये ट्रिक तो कोई खास बैठी नहीं, लेकिन लगा लीजिएगा। एक्चुअली मेरी छोटी गुड़िया के रोने की आवाज़ आ रही थी तो मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर चला गया है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। क्या है कि कितना भी ध्यान से मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अब बच्चे हैं छोटे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? तो तिरस्कृत, तिरस्कार या तिरस्कृत, ये मोहनदास नैमिषारण्य की रचना नहीं है। तिरस्कृत जो है ये आत्मकथा है, किसकी? सूरजपाल चौहान की, जो 2002 में उन्होंने लिखी है। अन्य से अनन्या, यह प्रभा खेतान की है, 2007 में लिखी रचना है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1997 में लिखी है, 1997 में लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने झूठन। और हाथ से लिखी है रमणिका गुप्ता ने 2005 में। कितना रमणीक, सुंदर हाथ से भी हो जाते हैं ना, कभी किसी से टकरा जाते हो आप तो बड़े सुंदर हाथ से हो जाते हैं, रमणीक होता है सुंदर वाले उस अर्थ में, तो रमणीक हाथ से 2005 में लगा लीजिएगा। ये सभी आप अच्छे से रट लीजिएगा। जब भी बात आती है ना आत्मकथाओं की या तो ये पूछे जाते हैं, मतलब ये तीनों चारों रचनाएं अलग अलग से कई तरीके से पूछी गई हैं। कौन सा युग्म संगत है? आह वेदना मिली विदाई, जयशंकर प्रसाद का है ये। ठीक है, देवसेना का कथन है, ये चंद्रगुप्त नाटक का। आह वेदना मिली विदाई, मैंने है ना किनकिरियों की मधुकरियों की भीख लुटाई, ऐसे करके है। ये देवसेना का गीत है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त वहाँ से है। जयशंकर प्रसाद का नाटक हो या आपके नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी MA BA की जो किताबें हैं
दो उपन्यास तो गोदान और आपका बंटी इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी उपन्यास नाटक आपके लगे हुए हैं वो सब आपको हिंदी बुकशाला चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वरना आप यूट्यूब पे हिंदी बुकशाला सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको कहानियाँ, निबंध संग्रह, निबंध, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें आप लोग। सखी वे मुझसे कहकर जाते महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा उसकी पंक्तियां हैं, एक बार बस और नाच तू श्यामा, ये निराला की हैं। और दुख सबको मांझता है, ये अज्ञे की है। दुख सबको मांझता है, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं आपके सुमेलित करने वाले प्रश्न। इनको भी हम या नहीं देखेंगे, इनके भी नोट्स तैयार कर दिए हैं, प्लेलिस्ट उसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ये इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाषा के साथ सुमेलित करना है। का पूछो तुम धातु निछोई जो गुरु कीन, अंतरपट ओही अवधि भाषा का उदाहरण है। ढोला मार या ढिल्ल महा मुच्छ मच्छ शरी, तो ये जो आधे आधे अक्षर आते हैं ना, संयुक्त वर्ण जिन्हें कहते हैं, तो ये अपभ्रंश के उदाहरण है। जो मांगो सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, ब्रज भाषा का खोटी मनोहर यही बात, जो मांगो सो देहु मनोहर, यही बात तेरी खोटी, अब ब्रज भाषा है ना। तो कृष्ण का वर्णन है तो ब्रज है ही। उसकी चोटी सटकाई लख, नागिन अपनी कैंचली छोड़ सटक गई, ये खड़ी बोली का उदाहरण है। उसकी चोटी सटकाई लख, नागिन अपनी कैंचली छोड़ सटक गई, ठीक है। तो जहां पर आपको ये जो संयुक्त अक्षर मिले, ढिल मुच्छ मिच्छ, ये सब अपभ्रंश के हैं, ठीक है। और इतनी कठिन नेट में लगाने को नहीं आता। एक का भी सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो बाकी तीनों अपने आप सेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेट वाले घुमाते नहीं हैं। आगे देखते हैं हित तरंगणी किसकी रचना है। तो हित तरंगणी कृपाराम की रचना है, जो उन्होंने 1541 में लिखी। प्रेम वाटिका यह रसखान की फेमस रचना है, 1614 में लिखी गई है। और इसके बाद है मदनाष्टक, रहीम की है, काफी फेमस है। फिर अंग दर्पण को लिखा है रसलीन ने, जिसका था ना अमीय हलाहल मद भरे, वही अंग दर्पण 1737 में रसलीन ने लिखा है। और बिहारी ने बिहारी सत्सई 1662 में लिखी है। भौगोलिक क्षेत्रों के साथ बोलियों को सुमेलित करना है। हाड़ौती बोली जाती है राजस्थान में, बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में, गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में, कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पुनः ये प्रश्न आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए ज्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना आपको यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि जितने प्रैक्टिस सेट्स मैं करवा रही हूँ ना, प्रैक्टिस सेट्स मतलब एक तो नेट के पुराने पेपर और दूसरे प्रैक्टिस सेट भी मैं डाल रही हूँ चैनल पे। पूरा एक आपको आधुनिक काल के इस चैनल पे मिल जाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, तीनों के मैं बुकशाला पे करवा रही हूँ। बुकशाला पे थोड़े दिनों से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, और उसको बस आज से आपको, कल से उपलब्ध हो जाएंगे, आज से तो नहीं हो पाएंगे, कल से उस पर उपलब्ध हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स, तो उनको आप देखिएगा। इतना करने के बाद आपका एक भी प्रश्न भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो गलत नहीं होगा, लेकिन बशर्ते ये कि आपको समय देना पड़ेगा। ये वो चीज़ नहीं है जिसे आप चलते फिरते सुन लें। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी नाटक, कहानियाँ, उपन्यास लगे हुए हैं पूरा पढ़िए, जो भी किताबें, रचनाएं लगी हुई है पूरा पढ़िए, फ़ोन ऑन कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में से जो आपको सुनना है सुन लीजिए। लेकिन ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, पुराने पेपर हैं, ये मैं आपको टाइम दे के जो समझाती हूँ। बहुत से विद्यार्थी आते हैं और देखते हैं कि अरे ये फालतू की बातें बहुत बक 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 कर रही हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं करना है। मैं आपको जो चीज़ें करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे करे हुए हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न बन रहा है, या ये चीज़ और इसमें ऐड करके बतानी है, पूछी हुई है, तो मैं बस वही आपको समझाती रहती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे, मिलू अभिमानिनी मैं। अभिमानिनी आ गया तो यहाँ पर तो एक ही है, महादेवी वर्मा। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपने कविता पढ़ी है, जूही की कली, वहीं से है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में बड़े विहागरी, प्रसाद की है। कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, संध्या सुंदरी, है ना, सुमित्रा नंदन पंत की है ये, तो उससे है ये। अब आगे देखते हैं। अलंकार पहचाने, वह आदमी नहीं हैवान है, अप अनुभूति।
वेद तो मानो देवता है, मानो आ गया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अभी केवीएस में भी पूछा हुआ है, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है, भ्रांति हो रही है, भ्रांतिमान। आप तो साक्षात इंद्र हैं। रूपक, क्रिया रूपों को बोली से करो, करो कहते हैं बांगरू में, करहु अवधि, का करहु भाई, अवधि, करो ब्रज, कहा कराओ ब्रज, करा भोजपुरी, का कराहा भोजपुरी, का करा मुझे नहीं आता, जो भी है। अब पंक्तियों को लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में आपके सिलेबस में लगी हुई है, बस वहीं से है ये। सबने भी अलग संगीत सुना, अज्ञ असाध्य वीणा, अज्ञ की असाध्य वीणा आपके सिलेबस में बस वही है। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूं, महादेवी वर्मा। इनकी अभी हमने कविताएं कम पढ़ी हैं, तो ये नहीं पता कौन सी की है। आपको पता हो, आपने महादेवी वर्मा को पढ़ रखा हो, तो कृपया बताइएगा कि ये किसकी है। अशनिपात से शायद उन्नत शत शत वीर, ये निराला की है। कौन सी, राम की शक्ति पूजा से हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ हो सकती है। वनवास, वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, वन में वास। दान पुण्य में है द्वंद्व, दान और पुण्य। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला संख्यावाची है, तो अच्छा त्रिनेत्र, यहाँ पे दिंगु नहीं दे रखा है, बहुव्रीहि शिव जी के अर्थ में। यथावधि, ये तो अव्ययीभाव समास है, तो इसी के साथ हो जाता है आपका। ये जो गद्यांश है इसको हम नहीं करते हैं। गद्यांश के लिए आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 में संकलित जो 3-4 निबंध हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है, मनोविकार, लोकमंगल की साधना अवस्था, ये सारे मैं करवा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा। और आशा करती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी आगामी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में निसंदेह ही बहुत सहायक और पथ प्रदर्शक के रूप में आपके रहेंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ कुछ नया लेकर आपसे हिंदी बुकशाला पर, और पुनः कल भेंट होगी इसी चैनल पर। चैनल को अब तक आपने पहली बार हैं तो कृपया करके दोनों चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।